जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए कि आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ ईएसआई से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती से संबंधित, उनकी सैलरी से संबंधित, उनके सिलेक्शन के प्रोसेस से संबंधित और काफ़ी सारे वो क्वेश्चन जिसको मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हुए हैं और बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैंने वन बाय वन उन सब क्वेश्चंस को लूँगा और उसे मैंने नोट डाउन भी कर लिया है ताकि आप सभी का जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मैसेज नहीं भी करा है लेकिन डाउट में है कि सर ये क्या है, ये एसआईसी क्या है, इसकी वैकेंसी कब आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे हुए हैं और एक एक करके आप सभी के क्वेश्चंस को मैं लूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट जाके सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेते हैं, पहला नंबर का क्वेश्चंस आया हुआ है मेरे पास कि सर ईएसआईसी है क्या चीज़। बहुतों लोगों को यही नहीं पता है कि ईएसआईसी है क्या चीज़। आप सभी ने तो एम्स का नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और नॉर्सेट से उसका एग्ज़ाम भी हाल में ही हुआ है और हर साल जो है सितंबर के माह में आजकल नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है वो हो रहा है। तो ईएसआईसी का बहुतों ने नाम सुना है लेकिन ईएसआईसी क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ईएसआईसी का जो फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये क्या है दोस्तों? तो ये जो है एक ऐसा संगठन है, हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार में आता है। और ईएसआईसी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स का निर्माण पूरे देश भर में किया है जिससे कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, जो होटल में काम करने वाले वर्कर हैं, जो कपड़े दुकान में, ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें काम करते हैं और उनकी सैलरी 21,000 से कम है, तो ऐसे में भारत सरकार जो है ईएसआईसी के माध्यम से उन्हें मेडिकल सुविधा प्रदान करती है। तो इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारे हॉस्पिटल बनाए हैं जो हर स्टेट में होते हैं लेकिन संचालित वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, ईएसआईसी का जो एक्ट है वो भी आया था 1948 में और उसी ईएसआईसी के प्रावधान से आज अब इतने सारे अस्पताल जो हैं वो आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे और हाल ही में उसकी वैकेंसी आने वाली है, वो भी आप सभी सुन रहे होंगे। इसकी लास्ट जो वैकेंसी का एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो 2019 में हुआ था। अब 2 साल हो गए हैं, 20 और 21, तो 2022-23 में इसकी एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईएसआईसी एवं ईएसआई में फ़र्क क्या है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखो, ईएसआईसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और जो ईएसआई होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट का जो ईएसआई है वो भी इसका फंडेड ही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इन दोनों में फ़र्क तो है क्योंकि ईएसआईसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है और ईएसआई एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होता है उसकी जो सैलरी होती है, जो जैसा एम्स में होता है सेम वैसे ही सैलरी होती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का ईएसआई है तो उसकी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी ग्रेड पे होती है स्टाफ नर्स की, तो उसी में होती है। तो आप सभी को पता है कि ईएसआई का जो एग्ज़ाम होता है यूजुअली व्यापम के थ्रू होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेता है और ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक साथ होता है। तो आपको ये जो फ़र्क है वो तो आपको समझ आ गया होगा कि ईएसआई स्टेट का भी है और ईएसआईसी सेंट्रल का है, दोनों की वैकेंसी अलग अलग आती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ईएसआईसी सेंट्रल है या स्टेट गवर्नमेंट? तो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे दिया कि ईएसआईसी है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार में आता है। ठीक है, और ईएसआई जो है स्टेट का भी होता है जिसकी भर्ती व्यापम के माध्यम से होती है। तो अगर छत्तीसगढ़ एमपी की मैं बात करूँ तो इसमें ईएसआई जो स्टेट है उसका जो ग्रेड पे होता है वो 2800 ग्रेड पे होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकलती है उसका ग्रेड पे जो होता है 4600, या हम बोल सकते हैं लेवल 7 की वैकेंसी ये आती है। सर ईएसआईसी कौन से मंत्रालय में आता है? मैंने पहले ही बता दिया है ना। ठीक है, ईएसआईसी जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। वैसे ही एम्स जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखता है। सर ईएसआईसी के कितने हॉस्पिटल हैं छत्तीसगढ़ और इंडिया में? तो ईएसआईसी के जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो हॉस्पिटल हैं, 2 हॉस्पिटल अभी संचालित हैं। एक तो रायपुर में है और दूसरा कोरबा में है। दोनों जो है 100 बिस्तर के अस्पताल हैं। और पूछा जा रहा है कि इंडिया में कितने हॉस्पिटल है, तो इंडिया में लगभग बहुत सारे स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में ईएसआईसी का जो है हॉस्पिटल सेंट्रल का है।
आगे बढ़ते हैं, ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कैसे करें? तो ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में आप सभी को दूंगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो दोस्तों ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन जैसा कि 2019 में मांगा गया था, आपके पास जीएनएम नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो जीएनएम तो होना ही चाहिए। बीएससी है तो भी सही है, एमएससी है तो भी सही है। क्या इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों 2019 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग अभी तक ईएसआईसी में किसी भी प्रकार की स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एम्स में जैसे कि जो जीएनएम है उनके लिए 50 बिस्तर अस्पताल में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन ईएसआईसी में अभी तक एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। साथ ही साथ जो आपके नर्सिंग काउंसिल है उसमें जीवित पंजीयन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि एज लिमिट क्या है? सर ईएसआईसी के लिए एज लिमिट है, तो इसका 2019 वैकेंसी के अनुसार जो इसका एज लिमिट है किसी भी हालत में 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो आपको रिजर्वेशन जो है एसटी है, एससी है, उनके लिए 5 साल और ओबीसी के लिए है जो 3 साल की छूट इसमें मिलती है। पीडब्ल्यूडी जो होते हैं उसके लिए 10 साल की छूट का प्रावधान है। सर इसका फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं? देखिए, इसकी जो आखिरी वैकेंसी आई थी ना वो 2019 में आई थी, ठीक है, जो कि पूरे देश में एक साथ हुई थी। 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 26 फरवरी के आसपास, 26 फरवरी 2019 के आसपास इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका फॉर्म कैसे भरें? तो इसकी जब भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अलग अलग माध्यम से देखने मिल रहा होगा कि इसकी वैकेंसी कल आ रही है, परसों आ रही है, अगले महीने आ रही है। तो पिछले 2 साल से तो यही किस्सा चल रहा है कि इसकी वैकेंसी अब आ रही है, तब आ रही है। अलग अलग जो यूट्यूबर हैं वो अलग अलग जानकारियाँ देते रहते हैं, लेकिन आपको बहकना नहीं है, इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि इसकी वैकेंसी अब आ रही है, तब आ रही है। दोस्तों इसकी वैकेंसी तभी आई है मानना जब ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब साइट पे आ जाए, तभी इस वैकेंसी को आप वैलिड मानना। बहुत लोग ऐसे लिंक जनरेट कर देते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सर इसकी वैकेंसी तो आ गई, इसकी फॉर्म हम कब भरें? तो भाई वैकेंसी नहीं आई है, आप क्यों घबरा रहे हैं? ठीक है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक हमको यही मानना है कि वैकेंसी नहीं आई है। जब भी आएगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा और वैसे भी आप सभी तक व्हाट्सएप में पहुँच जाएगा। तो अफवाहों में ध्यान नहीं देना है, अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएँ। सर इसके सिलेबस के बारे में बताएं। ठीक है, इसके सिलेबस से रिलेटेड हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ईएसआईसी का सिलेबस क्या होता है। तो वैसे जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस लगभग सेम होता है, क्योंकि नर्सिंग का जो पार्ट है अल्टीमेटली वो तो सेम ही होगा। आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम है ना वो 125 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 125 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और उसमें जो 100 नंबर के सवाल हैं वो टेक्निकल होते हैं, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। लेकिन जो आगे का सवाल होता है 25 नंबर का, तो 25 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है उसमें जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको 100 नंबर की नर्सिंग की तैयारी तो करनी ही करनी है, साथ में आपको 25 नंबर की जो तैयारी है जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को ध्यान देने की और तैयारी करने की ज़रूरत है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ईएसआईसी का एग्ज़ाम कितने नंबर का आता है? तो मैंने बता दिया कि टोटल 125 नंबर का आता है और 100 नंबर इसमें नर्सिंग का होता है और जो 25 नंबर होता है वो जीके, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है। सर कौन सी बुक से तैयारी शुरू करें? ईएसआईसी की तैयारी कौन सी बुक से शुरू करें? तो देखो नर्सिंग में 2 ही 3 तो बुक बहुत फेमस है जो कि ऑलरेडी चलते हैं, है ना। जैसे कि टारगेट है की बुक है, पीआर यादव की बुक है, प्रीति अग्रवाल की बुक है, साथ ही साथ आप एनक्लेक्स की बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम होता है एम्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि एम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन है एनक्लेक्स बेस या फिर प्रायोरिटी बेस पूछे जाते हैं। लेकिन ईएसआईसी का जो क्वेश्चंस होता है दोस्तों वो यूजुअली 1 लाइनर, 1 लाइन, 1.5 लाइन वाले छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं। और टारगेट हाई का भी जो आप पैटर्न देखे होंगे वो 1 लाइनर है। आप पीआर यादव या प्रीति अग्रवाल में देखे होंगे तो बहुत ही लंबे क्वेश्चन नहीं दिया है उसमें। तो कहीं ना कहीं वो ईएसआईसी के लिए परफेक्ट बुक हम कह सकते हैं। सर थ्योरी पढ़ना चाहिए या फिर एमसीक्यू? तो देखो कोई भी एग्ज़ाम के लिए थ्योरी भी पढ़नी जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है उसके एमसीक्यूज़ को पढ़ना, दोनों को पढ़ने की हमको ज़रूरत है।
जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं या कोचिंग कर चुके हैं, उनको तो मेरी यही सलाह है कि सबसे पहले तो अपने कोचिंग के नोट्स को पढ़ डालें फटाफट। जितने भी कुछ सब्जेक्ट हैं उनकी सारी जो सिलेबस है उसको एक बार से पढ़ लें जो आपको कोचिंग में पढ़ाया गया है। उसके बाद आप साथ ही साथ जो टारगेट आई है प्रीति अग्रवाल है और पीआर यादव है, इन तो तीनों बुक का जो क्वेश्चंस है उसको फटाफट सॉल्व भी करें। एग्जांपल के लिए आपने अगर पढ़ाया है पीडिया में थ्योरी पार्ट पढ़े हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो आप पीआर यादव की बुक को साइड में रखिए और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग का पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है वो दिया हुआ है। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग का पहले तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए और पीआर यादव की बुक निकाल के उसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए। उसी प्रकार आपको हर टॉपिक में यही करना है। आप टॉपिक पढ़िए, पीआर यादव की बुक निकालिए, उस टॉपिक से पर्टिकुलर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर आप टारगेट हाई प्रीति अग्रवाल पढ़ते हैं तो आपको हो सकता है कि टॉपिक वाइज ना मिले, अलग अलग क्वेश्चन मिले। तो सबसे पहले तो प्रीति अग्रवाल को थ्योरी पढ़ते वक्त ही क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको आपका टारगेट हाई और प्रीति अग्रवाल के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना चाहिए। सर कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सर कितना क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है ईएसआईसी के लिए, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट करें जितने कि आपको आते हैं, है ना। क्योंकि देखो इसमें माइनस मार्किंग भी होता है ना। 0.25 जो नंबर होता है वो माइनस मार्किंग होता है। तो आपको माइनस मार्किंग को भी बचाना तो ज़रूरी है। सिलेक्शन के लिए केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि हम कितनी कम से कम गलतियाँ करें। तो मैं यही सलाह दूंगा कि उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको आता है। अब आपको 125 नंबर के क्वेश्चंस में केवल 30 ही क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि सिलेक्शन तो होने से रहा। तो कोशिश कीजिए उन 2 ऑप्शन में जिनमें आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया है, लेकिन ये 2 में से तो एक आंसर हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो। सर माइनस मार्किंग कितना होता है? तो माइनस मार्किंग जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ईएसआईसी में जो माइनस मार्किंग होता है वो 0.25 नंबर होता है। तो जैसा कि आपको एम्स में दिखाई देगा कि 0.33 1/3 होता है माइनस मार्किंग, लेकिन ईएसआईसी में 0.25 नंबर होता है। मतलब आपका एक नंबर चले जाएगा 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो, और 4 क्वेश्चन का मार्क्स तो ऑलरेडी जाएगा। सर इसका फॉर्म पूरे इंडिया के लिए एक साथ भराता है या अलग अलग? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसका जो फॉर्म है ना वो एक साथ ही भराता है। ईएसआईसी की वैकेंसी और एम्स की वैकेंसी में यही फ़र्क है ना, कि ईएसआईसी की वैकेंसी एक साथ भराता है, एम्स की भी भराता है। लेकिन एम्स में आप पहले ही एम्स सेलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप ईएसआईसी में भारत के अलग अलग राज्य में निकलने वाली जितनी भी वैकेंसी अलग अलग राज्य से, तो आपको केवल पर्टिकुलर एक ही रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म तो भराएगा, लेकिन फॉर्म में आपको पूछा जाएगा कि आप दिल्ली रीजन से भरना चाहते हैं कि गुजरात से चाहते हैं कि राजस्थान से चाहते हैं या मध्य प्रदेश से चाहते हैं, छत्तीसगढ़ से चाहते हैं। तो आपको पर्टिकुलर एक रीजन या एक स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा और आप उसी स्टेट के वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, पहले ही पूछ लेता है। अलग अलग स्टेट से हो सकता है एमपी से 100 वैकेंसी निकली, राजस्थान से 340 निकली, ठीक है। तो आप अगर एमपी से डालते हैं तो एमपी के लिए ही एलिजिबल होंगे, आप राजस्थान वाली वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त कि आप कौन से स्टेट से एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं। आपका उसी स्टेट में फिर सिलेक्शन भी उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सर इसमें सैलरी क्या एम्स के बराबर होती है? तो आप सभी के लिए बता दूं कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी और एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी लगभग बराबर होती है। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। सारी जो अलाउंसेस है, चाहे नर्सिंग अलाउंसेस हो गया, ड्रेस अलाउंसेस हो गया, टीए हो गया, डीए हो गया, बेसिक सैलरी, सारा का सारा एम्स के जितना ही होता है। हालांकि सिटी के अकॉर्डिंग जो है सैलरी एचआरए जो होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क सिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो एम्स नर्सिंग ऑफिसर और ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर दोनों की सैलरी समान होती है। ईएसआईसी और एम्स में कौन सा बेस्ट है? तो ये भी सवाल पूछा गया कि सर ईएसआईसी और एम्स में बेस्ट कौन सा है। सबसे पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपका जहां सिलेक्शन होता है सबसे पहले ना वहीं ले लो, वहीं सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप हो सकता है कि एम्स में हैं और ईएसआईसी में आने का सोच रहे होंगे, या आप ईएसआईसी में हैं एम्स में जाने का सोच रहे होंगे, तो उन सभी के लिए मैं क्लियर कर दूँ कि दोनों जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस है और दोनों में ही काम करना बहुत ही गर्व की बात है ना। तो बेस्ट तो
दोनों ही हैं, एम्स में भी है और ईएसआईसी में भी है। लेकिन बेसिक जो अंतर है वो मैं आपको बता दूं कि एम्स में जो है कोई भी ऐसे मरीज़ हैं जो कि अस्वस्थता से पीड़ित हैं, है ना, जिसकी तबीयत ख़राब है, वो डायरेक्ट एम्स में जाके अपना इलाज करा सकता है। लेकिन ईएसआईसी के हॉस्पिटल जो हैं यूजुअली अपने जो आईपीज़ है, इंश्योर्ड पर्सन हैं या बीमित व्यक्ति हैं जो कि ईएसआईसी का कार्ड धारण करते हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मज़दूर, जिनकी सैलरी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 21,000 से कम है, जो होटल में काम कर रहे हैं, कपड़ा व्यवसायी हैं या कपड़ा कारखाने में काम कर रहे हैं। तो जितने भी ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, केवल वहीं के मज़दूर शुरुआत में आते हैं। तो कहीं न कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि एम्स की अपेक्षा ईएसआईसी में पेशेंट का लोड थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन देखा जाए काम के अकॉर्डिंग दोनों ही इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छे हैं। सर एग्ज़ाम के लिए किन सब्जेक्ट पर फोकस करें? बहुत ही ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के लिए सर किन सब्जेक्ट पे हमको फोकस करना चाहिए। बहुतों को यही नहीं पता होता है कि वो रिसर्च, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, एजुकेशन पकड़ के बैठ जा रहते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी बातों को ध्यान से नोट कर लो। मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, इन सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको, चाहे ईएसआईसी होगा या एम्स होगा, दोनों के लिए आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल आपको ध्यान देना है, पीडियाट्रिक ध्यान देना है, ओबीजी ध्यान देना है, साइकेट्रिक आपको ध्यान देना है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये जो 6 सब्जेक्ट है ना मित्रों, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पे सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप ये अपने 6 सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन 6 सब्जेक्ट में नाम बताया कि एमएसएन, ओबीजी, फंडा, साइकेट्रिक, पीडिया, ठीक है, और कम्युनिटी, ठीक है। इन 6 सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी में लेके चलना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप रिसर्च को छोड़ दें, मैनेजमेंट को छोड़ दें, एजुकेशन को छोड़ दें, साइकोलॉजी को छोड़ दें, ठीक है। तो इन सभी को भी हमको कवर करना है। लेकिन शुरुआत के जो मैं 6 सब्जेक्ट बताया, सबसे ज़्यादा स्टडी आप उसका करना चाहिए। सर रीजनिंग, मैथ्स से जीके कैसे पढ़ें? तो रीज़न देखो, मैंने बताया कि 100 नंबर तो नर्सिंग का आएगा और 25 नंबर जो है वो कि जीके मैथ्स से रीजनिंग एप्टीट्यूड आएगा। तो आपको इन 25 नंबर के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें बायो के स्टूडेंट्स होंगे। तो मैथ्स से वैसे भी डर लगता है ना। तो आप कोशिश ये कर सकते हैं, जो रीजनिंग है, क्योंकि रीजनिंग को सभी सॉल्व कर पाते हैं, तो आप रीजनिंग के यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जो आपकी रीजनिंग कर देंगे, ठीक है। मैथ्स को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। और जीके के लिए हमको ये नहीं कि अब जीके 2 नंबर का आने वाला है तो पूरा हम बुक उठा के बैठ गए कि जीके ही पढ़ रहे हैं। एक तो नर्सिंग हमको आता नहीं है और हम जीके के पीछे भाग रहे हैं, तो ये थोड़ी-सी बेवकूफ़ी होगी कि हम जीके को ज़्यादा पढ़ें। सबसे पहले देखो, सिलेक्शन तो मिलेगा आपको ना नर्सिंग के बेस में ही। अगर आपका नर्सिंग स्ट्रॉन्ग है तो मान के चलना कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मैं सलाह दूँगा, जीके मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले तो आप रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा सा फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग के बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादातर स्टूडेंट तो इसको बिना पढ़े भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो उन सारे स्टूडेंट से आप पीछे हो जाएंगे। तो पीछे ना हो करके जो बेसिक रीजनिंग है उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैथ्स अगर बनता है तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि मैथ्स से जान लें, क्योंकि अब मैथ्स से पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तक में तो हमारा नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मैं यही सलाह दूंगा, सबसे ज़्यादा तो नर्सिंग का जो सिलेबस है, नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं, उस पर फोकस करें। उसके बाद ही आप रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड और जीके की ओर जाएँ। हाँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जीके का हमको फ़ायदा ये भी होता है कि जो स्टूडेंट डेली पेपर पढ़ते हैं, मॉर्निंग में जो डेली पेपर पढ़ते हैं, पर डे पढ़ते हैं, उसके जीके की सॉल्व होने की जो संभावना है ना, वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब पर्टिकुलर जीके लेके तो हम लोग बैठ नहीं सकते, है ना, कि 3 महीने तक से खाली जीके पढ़े 2 नंबर के लिए। तो कोशिश करिए कि पेपर पढ़ने का आदत डालिए और मॉर्निंग के टाइम पे आप ज़रूर सभी, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालें। हो सकता है कि आपको जीके के लिए फ़ायदा पहुंच जाए और साथ ही साथ आप देश दुनिया से तालमेल करके भी चलते रहेंगे। तो आपको सभी को ये सलाह है कि पेपर ज़रूर पढ़ें अगर आपको जीके सॉल्व करना है तो। क्या ईएसआईसी में शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है या जनरल? देखिए, हर हॉस्पिटल में तो ऐसा होता है ना कि ओपीडी तो होता है, वो जनरल टाइम पे होता है। चाहे एम्स हो चाहे ईएसआईसी हो, ओपीडी का जो टाइम होता है वो जनरल टाइम पे होता है। हो सकता है 10 से 4 हो, 9 से 4 हो, ऐसा टाइम होता है। लेकिन अगर आईपीडी की जो सर्विस है, चाहे एम्स हो चाहे ईएसआईसी हो, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। क्या ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर को मेडिकल सुविधा मिलती है? बिल्कुल, ईएसआईसी हो या एम्स हो, दोनों में जो नर्सिंग ऑफिसर हैं और उनके जो डिपेंडेंट हैं, है ना, उनके मम्मी पापा हो सकते हैं, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, तो इनको मेडिकल की सुविधाएं मिलती है अगर वो निर्धारित क्राइटेरिया को पूरी करते हैं।
क्या इसमें सेंट्रल के लिए सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट मांगता है? जी हाँ दोस्तों, जैसा एम्स में सेंट्रल ओबीसी, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको सेंट्रल ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पहले ही आप अपना सेंट्रल ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो सबसे पहले बना के रेडी कर लीजिए, है ना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि सर सेंट्रल ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो कैसे है, हम तो स्टेट वाला बनाए हैं, वो नहीं चलेगा क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, और उस सर्टिफिकेट के लिए आपको आपके जो एसडीएम कार्यालय है तहसील के, वहाँ से आपको बन जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट और जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसको हम लोग स्थायी जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट है, उसके साथ एक फॉर्म आता है, उसको भर के हम एसडीएम ऑफिस में जमा कर देते हैं, और ये 2-4 दिन के अंदर हमको मिल जाता है। तो सेंट्रल ओबीसी ज़रूर बना लेंगे। क्या इसमें भी एम्स की तरह 80-20 रेशियो है? तो दोस्तों, इसमें एम्स की तरह फ़िलहाल अब तक तो 80-20 रेशियो नहीं है। आप सभी के लिए खुशी की बात यही है, स्पेशली जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो राहत की बात हो सकती है कि अभी तक ईएसआईसी ने 80-20 फार्मूला को नहीं अपनाया है। तो सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सभी के लिए ईएसआईसी में अभी तक तो बराबर अपॉर्चुनिटी है। तो 80-20 ईएसआईसी में फ़िलहाल तक तो नहीं है। सर क्या एसएनओ की भी वैकेंसी आएगी ईएसआईसी में? तो दोस्तों, बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यूट्यूबर हैं, अलग अलग माध्यम से, चाहे यूट्यूब से हो गया, ठीक है, या पीडीएफ या लिंक के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईएसआईसी में एसएनओ की इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि गुमराह नहीं होना है ना। ईएसआईसी में जो भर्ती होती है सीधे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होती है, ना कि एसएनओ की, ठीक है। एम्स में पहले एसएनओ की भर्ती होती थी अलग से और नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होती थी अलग से, लेकिन ईएसआईसी में केवल नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती यहाँ पे होती है। और जो नर्सिंग ऑफिसर जो ऑलरेडी बन जा रहते हैं, तो एसएनओ जो है वो प्रमोशन होने वाला पोस्ट है ना, प्रमोशन के बाद यहाँ पे एसएनओ बनते हैं। एसएनओ की डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती है, तो आप सभी को गुमराह नहीं होना है। बहुत सारे यूट्यूबर को पता ही नहीं है, वो कभी कुछ जानते ही नहीं उस बारे में, लेकिन बड़े बड़े दावा करते हैं कि एसएनओ की इतनी सारी वैकेंसी खाली है और इसकी वैकेंसी आएगी। तो एसएनओ की कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, इस गलतफहमी में हमको नहीं रहना है ना। एसएनओ की कोई भी वैकेंसी डायरेक्ट नहीं आती है ईएसआईसी में। जो आपको ज्वाइन एज अ नर्सिंग ऑफिसर, आपको नर्सिंग ऑफिसर ही ज्वाइन करना पड़ेगा, और आपका बाद में सीनियरिटी के अकॉर्डिंग प्रमोशन जो है एसएनओ और एएनएस तक में आगे हो सकता है। तो ऐसे अफवाहों से बचे, अफवाहों पर ध्यान ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर इसमें प्रमोशन कैसे होता है? तो मैंने बताया कि प्रमोशन के लिए कोई अलग से एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होता है, आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको इसके आगे एसएनओ की जो पोस्ट है वो आगे मिल जाएगी। सर ये एसआईसी की वैकेंसी कब तक आएगी? तो देखो, ईएसआईसी की जो आखिरी वैकेंसी थी दोस्तों, वो 2019 में आई हुई थी, और तब से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि अब आएगी तब आएगी। लेकिन देखा जाए तो अभी आरटीआई के जवाब से एक पीडीएफ आपको मिला होगा, है ना, कि वैकेंट पोस्ट है उसकी जानकारियाँ मिल रही होगी। और हाल में ही जो शायद लोकसभा या राज्यसभा में ही भी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इसकी जो भर्ती है वो जल्द पूरी कर ली जाएगी, और अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारियाँ मिल रही है कि इसकी वैकेंसी जल्द ही आ सकती है। तो दोस्तों, एग्जैक्ट डेट तो अभी आपको कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है। हालांकि यूट्यूबर अलग अलग दावे करते हैं कि अगले महीने आ रही है, इतनी तारीख को आ रही है, लेकिन आपको उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसकी वैकेंसी जब आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तभी हम मान सकते हैं कि आएगी। लेकिन आपको वैकेंसी आने का इंतज़ार नहीं करना है। आपको क्या लगता है कि वैकेंसी आएगी और दूसरे दिन सिलेक्शन ले लोगे? नहीं ले पाओगे। इसकी तैयारी हमको आज से ही, अभी से ही, अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो इसकी तैयारी आपको आज से, अभी से ही तैयारी शुरू कर देना चाहिए। आपको इसके नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है कि आज ही आ जाए, कल आ जाए, या 6 महीने के बाद आए, लेकिन वैकेंसी तो लगभग तय है कि 22-23 में आ ही जाए, ऐसा सभी उम्मीद कर रहे हैं। तो आपको वेट नहीं करना है, आपको मेन पढ़ाई पर ध्यान देना है, न कि वैकेंसी पर, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो पता तो चली जाएगी। वैकेंसी आने के बाद भी केवल फॉर्म भरने से सलेक्शन नहीं होता दोस्तों, है ना। केवल हम फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि हम अभी से, इसी वक्त से पढ़ाई करना शुरू कर दें, और जब वैकेंसी आएगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही। जरूरी नहीं कि ईएसआईसी की वैकेंसी आ रही है, हो सकता है कि बाकी दूसरे एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट व्यापम का हो गया, ठीक है, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम आ सकते हैं। तो फ़ायदा तो अल्टीमेटली आपको मिलना ही है। आप ये मत सोचिए कि खाली ईएसआईसी की वैकेंसी आएगी तभी बस हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। सर ईएसआईसी और एम्स में कौन सा एग्ज़ाम आसान है? तो देखो तो दोस्तों, दोनों एग्ज़ाम हैं, हम बोल सकते हैं पढ़ने वाले के लिए आसान है, और नहीं पढ़ने वाले के लिए क्या है, मुश्किल है।
एम्स में लेकिन आप जब देखते हैं तो एम्स का जो सिलेबस होता है, ईएसआईसी का सिलेबस होता है, लगभग सेम होता है। ईएसआईसी में 125 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो एम्स में आपके 200 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर मेजर डिफरेंस देखा जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, और मैं आपको बता दूं कि ईएसआईसी में सिलेक्शन होने के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ज़्यादा संभावनाएं ईएसआईसी में सिलेक्शन होने की होती है। किस लिए? तो मेरी बातों पर ध्यान से सुनना। एग्ज़ाम्पल के लिए एम्स की जो वैकेंसी आई है, 10,000 वैकेंसी आई है, ठीक है। 10,000 वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरे गए हैं, मान लिया जाए 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो 1 लाख जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से केवल एक ही एग्ज़ाम, केवल एम्स के लिए एक ही एग्ज़ाम के लिए फॉर्म वो डालते हैं। लेकिन ईएसआईसी की जो भर्ती आती है ना, वो मैंने पहले ही बताया कि रीजन वाइज आती है, अलग अलग रीजन मतलब अलग अलग राज्य के अकॉर्डिंग आती है। और ये भी आपको बताया था कि एक व्यक्ति जो है एक ही राज्य में या एक ही रीजन पे जो है फॉर्म डाल सकता है। तो देखो कि 1 लाख चलो ईएसआईसी के लिए भी 1 लाख की भर्ती गई, लेकिन आप ध्यान देखना कि कंपटीशन जो है वो अलग अलग एरिया वाइज में बढ़ जाता है, क्योंकि 20 रीजन से अलग अलग रीजन से क्या हो रहा है कि भर्तियाँ आ रही है ना। एग्ज़ाम एक ही होगा सबका, लेकिन जो वैकेंसीज आएगी वो स्टेट के अकॉर्डिंग आएगी। तो एक बंदा एक ही जगह पे फॉर्म डाल सकता है, तो मान के चलना कि जो टोटल कैंडिडेट है वो लगभग 20 से 25 भागों में डिवाइड हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही रीजन से डाल सकता है। तो मान के चलना कि ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम है एम्स से लगभग 20 गुना कम हो गया है। ठीक है, मेरी बातें आ रही होगी आप सभी को समझ में। तो आपको ईएसआईसी में जो सिलेक्शन लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है। वैसे एम्स में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ाई करें तो कोई भी दिक्कत है, और नहीं करें तो ज़िंदगी में बहाने ही बहाने हैं, है ना। ठीक है, नहीं पढ़ने के कई बहाने हो सकते हैं, जैसे कि मेरे को याद नहीं होता, जैसे कि मैं भूल गई, जैसे कि मेरा फाइनेंशियली कंडीशन बहुत वीक है, ठीक है, या मुझे नोट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ज़िंदगी में बहाने बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो एक्सक्यूज़ देने वाले रहेंगे वो हमेशा एक्सक्यूज़ ही देते रहेंगे, बहाने ही देते रहेंगे, है ना। ठीक है, ज़िंदगी में अगर आप सफल नहीं हो पाते हो तो ये एक्सक्यूज़ थोड़ी ना देंगे कि मेरे को याद नहीं होता था इसलिए मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, या मेरे को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था, या मेरा फाइनेंशियली कंडीशन बहुत वीक था इसलिए नहीं पढ़ पाया। बहुत सारे ज़्यादातर स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना। जब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के 5 लाख रुपए दे के 5 साल पढ़ सकते हो, तो 6 महीना साल भर की पढ़ाई और 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्चा करके नहीं पढ़ सकते क्या? लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाते। वो हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट कॉलेज में एज अ स्टाफ नर्स एंड नर्सिंग ट्यूटर वो है ज्वाइन कर लेते हैं 10-12 हज़ार की सैलरी में, और बोलते हैं कि नहीं हमारा फाइनेंशियली कंडीशन वीक है, जबकि उन्हीं ने ही 5 लाख रुपए दे के 5 साल 4 साल की पढ़ाई करी होती है। तो दोस्तों, बहाना बनाने के लिए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सक्सेस का एक ही हम बोल सकते हैं कि सक्सेस का एक ही कारण होता है, वो है हार्ड वर्क, मेहनत। ठीक है, तो दोनों एग्ज़ाम अपने आप में आसान है पढ़ने वाले के लिए, नहीं पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या हो सकता है। ईएसआईसी की तैयारी के लिए आप स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे? तो बस मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि भाई पढ़ाई शुरू कर दो आज से। वैकेंसी मत देखो कि कब आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, 1 महीने बाद आ रही है, 6 महीने बाद आ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कितनी है। अगर आप ईएसआईसी की तैयारी करेंगे तो अगले साल वो नॉर्सेट की भी तैयारी आपकी होगी। स्टेट गवर्नमेंट अगर व्यापम आ रहा है तो व्यापम की भी तैयारी हो जाएगी। तो ठीक है, पढ़ने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं तो। सर, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यही है कि ईएसआईसी की तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में ज़िक्र किया है। जो स्टूडेंट जो कि कोचिंग किए हैं वो सबसे पहले अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लें, बार-बार पढ़ लें, और नोट्स को पढ़ते समय पीआर यादव बुक की जो क्वेश्चंस वाली बुक है, जो कि पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग दिया गया है, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। फिर आप निकालिए टारगेट हाई की जो बुक है उसको निकालिए, और टारगेट हाई एग्जाम्पल के लिए आपको टारगेट हाई की बुक को ख़त्म करना है। तो देखने से तो बहुत मोटा लगता है, लेकिन आपको दिमाग लगा के इस चीज़ को हमको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने थ्योरीपीडिया पढ़ लिया, ठीक है, पीआर यादव की बुक से टॉपिक वाइज जो है वो उसको भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप देखिए, आप टारगेट है कि पीडिया की क्वेश्चंस एमसीक्यू जो है वो निकालिए, और पीडिया में एग्जांपल के लिए आपके 1000 एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1000 एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो आप देखिए कि एक दिन में आप मान लिया जाए 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, पीडिया की 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 1000 के लिए आपको 5 दिन में आपका पीडिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पीडिया कंप्लीट हो गया, ठीक है, साइड करो। फिर दूसरा सब्जेक्ट उसी प्रकार से निकालो, पीआर यादव की बुक से उसके क्वेश्चंस करो, और टारगेट है कि फिर से उसको जो एमसीक्यूज़ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उसको कंप्लीट करो। तो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि टारगेट है प्रीति अग्रवाल पीआर यादव की जो बुक है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ आपके
जो नोट्स हैं तो नोट्स की भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और अच्छी से तैयारी करना चाहिए तो मैं सलाह दूंगा कि आप कोई अच्छे कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लीजिए। और पढ़ने के बाद पहले तो टेस्ट, कई लोग करते हैं टेस्ट सीरीज अभी से दिला रहे हैं जब कुछ पढ़े नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लो, एक बार MCQ कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो अलग अलग कोचिंग है ना, ठीक है, या अलग अलग साइट में आपको बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे बहुत ही कम दामों पे। तो टेस्ट सीरीज़ भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी औकात क्या है, आपकी तैयारी कितनी है कंपेरिजन इंडिया के अलग अलग और स्टूडेंट हैं उनकी अपेक्षा। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो है पूरे इंडिया भर से लोग दिलाते हैं, है ना, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलता है कि 1000 लोगों ने एग्ज़ाम दिलाया था तो मेरा उसमें रैंक आ रहा है 340, तो भाई मेरे को और भी मेहनत करना है, मेरे को टॉप 20 में आना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है। तो इस प्रकार से हमारी तैयारी और भी अच्छी होती चले जाएगी। और कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर कुछ क्वेश्चन छूटा हो। और दोस्तों अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके पास भी क्वेश्चंस कुछ हैं, हो सकता है कि इस वीडियो में कवर ना हुआ होगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर, जितने भी स्टूडेंट के क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करी है। आपको लगता है कि ये भी सर मेरा एक सवाल और ये था, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, नीचे कमेंट्स में लिखिए कि सर मेरा ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सवाल हैं उसका आंसर मैं आसानी से दे सकूँ आप सभी को, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आए थे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्योंकि व्यू तो बहुत लोग करते हैं, काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट है, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, है ना, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सारा का सारा जो क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मैं समय मिलते ही देखूंगा और उनका रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूंगा। दोस्तों का अभी स्टेट गवर्नमेंट, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आने वाली है और काफ़ी सारे राज्य हैं जिसमें भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आने वाली है। कहीं व्यापम से होता है, कहीं PSC के थ्रू इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अलग अलग बोर्ड हैं जिससे कि इसका एग्ज़ाम होता है। और साथ में CHO, ये भी इंपॉर्टेंट है कि CHO की वैकेंसीज हर 6 महीने 8 महीने में हर स्टेट से आ रही है। तो आप सभी को यही सलाह है कि ESIC में आप जो पढ़ेंगे ना उसका फ़ायदा आपको CHO में भी होगा। तो जिन लोग को सोचते रहे कि सर मुझे CHO में भी जाना है, तो देखो एक बाम तीन काम झंडू बाम बोलते हैं, सेम उसी तरह है कि आप ESIC के लिए तैयारी करेंगे तो ये आपकी अगले 2023 नॉर्सेट की भी तैयारी होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की भी तैयारी होगी, आपकी CHO की भी तैयारी होगी। केवल हमको करना क्या है, केवल हमको पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने से कोई ना कोई एग्ज़ाम तो निकलेगा, ये बात तो तय है ना। आप 6 महीने पढ़ाई में दीजिए, 8 महीने पढ़ाई में दीजिए। मैक्सिमम नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है मैक्स टू मैक्स 2 साल के अंदर, जो अच्छा पढ़ता है 2 साल के अंदर किसी न किसी हालात पे निकल ही जाता है। अगर आप 3 महीना पढ़ रहे हो, 2 महीना नहीं पढ़ रहे हो, फिर 2 महीने पढ़े, फिर 3 महीने, तो वैसे में तो आपका सिलेक्शन आप भूल जाओगे, है ना, कि सिलेक्शन होगा करके। लेकिन आपकी पढ़ाई में अगर कंटिन्यूटी है, अगर आप अपने जॉब टाइम से निकाल के, अगर आप जॉब कर रहे हैं ठीक है करिए, लेकिन उससे भी आप टाइम निकाल के अगर पढ़ रहे हैं तो उससे आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो बुक को पढ़ते रहिए, कंटिन्यू बुक पढ़ो। टारगेट है प्रीति अग्रवाल, PR यादव कोचिंग के नोट्स पढ़ो। हाँ, जो कई स्टूडेंट है सर कि सर, एक सवाल और मेरे पास आया था कि सर क्या सिलेक्शन के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? तो दोस्तों मैं बिल्कुल ऐसा सलाह नहीं दूंगा कि कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि जो कोचिंग करते हैं उसके लिए ये आसान ज़रूर हो जाता है कि हमको पढ़ना किन चीज़ों को है। क्योंकि जो कोचिंग नहीं किए होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि पढ़ना क्या है, तो वो कुछ भी का कुछ भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो कोचिंग किए उनको एटलीस्ट ये मालूम होता है कि पढ़ना क्या है। तो कोचिंग करने से फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कोचिंग करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई कोचिंग में 500 स्टूडेंट हैं, है ना, तो 500 में से 500 का सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना। सिलेक्शन 100 ही का होता है, 150 का ही होता है, ठीक है। जाते जाते 3-4 साल में 200 लोगों का होता है, लेकिन 300 लोगों का तब भी सिलेक्शन नहीं होता कोचिंग करने के बाद। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि कोचिंग करोगे तभी सिलेक्शन होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, ठीक है। कोचिंग करो या ना करो, अगर आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी है, पढ़ाई का तरीका सही है, सही मायनों में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन से तो दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने कोशिश करी कि सारा जो क्वेश्चन है उसको मैं इंक्लूड कर सकूँ। और आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लगता है ये अच्छा है तो आपके दोस्तों तक, आपके मित्रों तक, आपके कलीग्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और आगे मैं, और अगर आपके क्वेश्चंस आएँ तो उसको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं, स्पेशली जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग है का जो एकदम इंपॉर्टेंट लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन आता है उसका फुल जो वीडियो है 2 घंटे में ही कवर करने की कोशिश करी है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर
ज़रूर देखना। आपका लगभग 80% जो सिलेबस है साइकेट्रिक और कम्युनिटी का वो कवर हो जाएगा और बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने डाले हैं 4 पार्ट में, तो उन वीडियो को भी आप देखिए क्योंकि ये ईएसआईसी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।